अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th फिजिक्स का चैप्टर 3 और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स या एक्सपीरियंस की तरफ लेके चलता हूं जिस पे आपने इससे पहले कभी सोचा ना हो। स्टूडेंट्स, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक जिसके इर्द गिर्द आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो। कभी आपने सोचा कि एक स्ट्रिंग के साथ बांधे मैश को, किसी भी बांधे मैश को अगर आप यूं टाई करके यूं घुमा रहे हैं, ठीक है, उसको आप एक रोटेशन दे रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, और या फिर आपने एक सर्कुलर ट्रैक्स में, सर्कुलर ट्रैक्स के अंदर टॉयस को या व्हीलिंग टाइप टॉयस को आपने घूमते देखा हो, और इस हिसाब से किसी भी कार को, ठीक है, किसी सर्कुलर ट्रैक के इर्द टर्न लेते देखा हो। ये तमाम चीजें हैं जो आप शायद इससे पहले ऑब्जर्व कर चुके हों, लेकिन आपको आज ये पता चलेगा कि इन सब की चीजें कौन सी फोर्स है जो इन ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर रखती है और एक सर्कुलर मोशन के अंदर इसको सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली इस पर फोर्स लगाती है, ताकि ये कीप एंड साइड रखती है, ताकि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट्स घूमते रहें। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स एज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स, वो किसके बारे में है? वो सर्कुलर मोशन के बारे में है। यानी वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे लगती है? वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन, जिनमें सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट करता है, सर्कुलर मोशन की अक्रेंस होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करवाई जाती है। ये जो मैंने वर्ड यूज किया है सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोड्यूस हो जाना, ये अभी धीरे धीरे स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए मुझे एक सर्कल लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सपोज किया कि इस सर्कल के इर्द गिर्द जो है, ठीक है, इस सर्कल के इर्द जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, कोई मैश ले लेते हैं, ठीक है, एनी मैश, जिसको मैं यहां से सेंटर से, ठीक है, यहां से इस ऑब्जेक्ट के मैश को सेंटर से मैंने टाई किया हुआ है, फिक्स किया हुआ, और इसको सपोज करें कि मैं इसको घुमा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूं, और हमारे लिहाज से अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस को देखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, यानी जो कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। न्यूटन सेकेंड लॉ में स्टेट करता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की डायरेक्शन में ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ये एग्जैक्टली इस फोर्स की डायरेक्शन पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ऐसा है कि स्टूडेंट्स ये मैश जब इस सर्कुलर मोशन के अंदर ये मैश घूमेगा, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, और ये घूमेगा, एंड दैट केस इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, यहां पे भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यहां पे भी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, हर इंस्टेंट पे, हर पैच पे अगर आप जहां भी देखें वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है, तो सपोज किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसके वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, लाजमी सी बात है ये वेलोसिटी जब चेंज होगी तो कुछ टाइम लेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। चलो, सर्कुलर मोशन के अंदर मैं इस पूरे सर्कल को 20 से 30 पॉइंट्स छोटे छोटे पैच में डिवाइड करता हूं, और हर ईच स्मॉल पैच के अंदर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। स्टूडेंट्स, की जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है ये कोई टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, जब ये वेलोसिटी चेंज होगी ईच स्मॉल पैचेस के अंदर और कुछ टाइम भी लेगी, तो वो किस चीज को प्रोड्यूस करेगी? एक्सेलरेशन, क्योंकि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी व्हेन टेक सम टाइम इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन के टॉपिक में पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम।
कि जब चेंज वेलोसिटी आता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर वेलोसिटी में चेंज आता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। हम सेम कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं। होगा क्या कि स्टूडेंट्स हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के अंदर हर पैच पे छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी सो इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब देखना है स्टूडेंट्स कि उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। जो वेलोसिटी के चेंज बाय टाइम टेकन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड वो इस वेलोसिटी कंपोनेंट के कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगी। इस वेलोसिटी कंपोनेंट का परपेंडिकुलर क्या बनता है स्टूडेंट्स, दिस वन, ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। यानी वो हमेशा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इस वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होगी, this acceleration will always directed toward the center of the circle। क्लियर, ये एक्सेलरेशन किस तरफ डायरेक्टेड होगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ पे थोड़ा सा नजरसानी करें, क्या एक्सेलरेशन अपने आप से प्रोड्यूस होता है या फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, नंबर एक, या फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सिंपल एज दैट कि एक बॉडी रेस्ट पे पड़ा है, सपोज किया ये मेरे पास मार्कर है, ये रेस्ट पे है। अब ऐसा है कि जब तक मैं इसको फोर्स नहीं लगाऊंगा लाजमी सी बात है ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ये रेस्ट पे है। व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स ऑब्वियसली रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी से किसी फाइनल वेलोसिटी में आएगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और उस वेलोसिटी में चेंज लेने से जो है टाइम टेक करेगा उसी से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। इट विल टेक सम टाइम व्हेन आई चेंज द वेलोसिटी ऑफ दिस मार्कर फ्रॉम सम टू सम डिस्टेंस, ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, तो लाजमी सी बात है कि अगर ये एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन से प्रोड्यूस हुआ और उस एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी के और डायरेक्टेड टुवर्ड दिस सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो एक कंफर्म सी बात है स्टूडेंट्स के अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यही होने वाला स्टूडेंट्स हर पॉइंट पे, यहां भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ इधर भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी, एवरीवेयर जहां स्टूडेंट्स आप देखेंगे वेलोसिटी जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हर जगह पे आपको वेलोसिटी के साथ जो है ये क्या मिलेगा, 90 डिग्री पे मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने ये देखा कि चेंज इन वेलोसिटी जो है बाय टाइम टेकन एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होती है, या जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। सो अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसका मतलब ये इस मैश पे लगने वाली फोर्स भी क्या होगी स्टूडेंट्स, हर पैच पे हर छोटे सेगमेंट्स पे इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ खींचेगी, कीप रखेगी एंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हुआ एक सिंपल सा एक थॉट हुआ। और उस एक्सेलरेशन की अगर हम वैल्यू देखें स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। नाउ v स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये उसकी वेलोसिटी है जो हर पैच पे चेंज हो रही है। r क्या है, इस सेंटर आप से लेके यहां तक का रेडियस है हर जगह का, हर सेगमेंट का, आपने जितने पैच लिए हैं जितने पॉइंट्स है इसका जो डिस्टेंस है, फासला है सेंटर से, इस मैच का जो फासला है सेंटर से, दैट इज रेडियस, ठीक है। जहां जहां ये मैच जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा हर जगह पे इसका r जो है दैट विल मूव और अलोंग ये रेडियल एक्सेलरेशंस के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी है आपके पास
दिस ये मास जो है ये जिस वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन में मूव करेगा ये उसकी वेलोसिटी है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton second law, F is equal to ma। चूंकि यहां हम बात कर रहे हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की स्टूडेंट्स, तो यानी वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो इस वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर लग रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंट्रिपेटल फोर्स एक्सेलरेशन बराबर है किसके, v स्क्वायर बाय r के। पुट दैट वैल्यू इन न्यूटन सेकंड लॉ, यू विल गेट m v स्क्वायर बाय r। सो यहां Fc इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स Fc कंप्लीटली आपके पास किस चीज के बराबर आ जाएगी, m v स्क्वायर बाय r के। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम सेंट्रिपेटल फोर्स को देखने के लिए इसको हम तीन अलग अलग फैक्टर्स पे देखेंगे, ठीक है। सेंट्रिपेटल फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है ये दिखाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक थ्रेड के साथ एक मैश को लिया हुआ है, ठीक है, तय किया हुआ जिसकी आपके बुक में एग्जांपल है। अब इसका एक एंड जो है वो बंधा हुआ है इस मैश के साथ और दूसरा एंड जो है वो मैंने हाथ में पकड़ के रखा है, ठीक है, फिक्स रखा है। मैं इसको जस्ट ऐसे तय किया हुआ है और मैं इसको जरा घुमाना शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स। इस हाथ से इसको मैं सही घुमा पाऊंगा। लुक एट दैट। नाउ ये कौन सी फोर्स है जो इस बाल को सर्कुलर मोशन में रोटेट करवा रही है। देखो इसको रोकते हैं ताकि आप इसका फिजिक्स सही तरह समझ सको। सबसे पहले मैंने इस धागे को जो है इसको फिक्स किया हुआ यहाँ के साथ, इसके अंदर स्टूडेंट टेंशन, ठीक है, टेंशन प्रोड्यूस होगी जो इस मैश को पुल रखेगी, ठीक है, इस मैश को और इस सपोर्टिंग को जो मैंने जहां से इसको फिक्स किया हुआ है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब टेंशन जो है जो इस धागे के अंदर है मैश की वजह से जो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये टेंशन एक सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी इस बॉल को, ठीक है, इसको, इस मैश को कि ये रोटेट करे कीप इनसाइड इन द सर्कल। अब कहना आपसे ये है स्टूडेंट्स, कहना का मतलब ये है कि इस किसी भी सिस्टम के अंदर जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है स्टूडेंट्स इसके अंदर टेंशन, नेट टेंशन है और लाजमी सी बात है इस मैश का वेट होगा। टेंशन इस पे जो है वो अपवर्ड लगेगी और इस मैश का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। लाजमी सी बात है जब हम इसको यूं घुमाएंगे, ठीक है, यूं घुमाने से इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी और जो वेट होगा ये टोटल इसकी फोर्स है। टोटल फोर्स जो है प्रोवाइड करती है, नेट फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स एज सच कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। सेंट्रिपेटल फोर्स असल में दूसरी फोर्सेस जो होती हैं, जो किसी सिस्टम की जो दूसरी फोर्सेस होती है वो सेंट्रिपेटल फोर्स बन जाती है। जैसा कि इस केस के अंदर जो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रिपेटल फोर्स बन जाती है, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। सेंट्रिपेटल फोर्स एज सच टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर शुमार नहीं होती, बल्कि किसी सिस्टम के अंदर जो नेट फोर्स होती है, जैसा कि इस फोर्स के अंदर जो टेंशन है स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर अगर मैं इसको टाई करके घुमाता हूँ, इसके अंदर इस थ्रेड के अंदर जो टेंशन है वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी बिकम Fc, नेट फोर्स जो है सेंट्रिपेटल फोर्स बन जाएगी। सेकेंडली हमारे पास एक अदर एग्जांपल है। सपोज किया आपके पास मून है, ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं क्या मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि मून की जो रिवोल्यूशन है अर्थ के इर्द गिर्द, इनके अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, ठीक है। मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है दोनों अर्थ और मून के बीच, ये इस मून को एक सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है रिकन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सेंट्रिपेटल फोर्स के अंदर, और इस मून को रिवॉल्व करवाती है अर्थ के इर्द गिर्द। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थ और मून का जो कंप्लीट सिस्टम है ये स्टूडेंट्स
इसकी जो नेट फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक सेंट्रिपेटल फोर्स में कन्वर्ट होके एक सर्कुलर मोशन में मून को जो है रिवॉल्व करवाती है अर्थ के इर्द गिर्द। सेंट्रिपेटल फोर्स एज सच टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर शुमार नहीं होती, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये फोर्स नहीं है बल्कि ये किसी सिस्टम के नेट फोर्स का जो नेट फोर्स होती है किसी सिस्टम की, जैसे इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे इसके अंदर स्टूडेंट्स टेंशन है, ठीक है, इसके अंदर टेंशन है, इसी हिसाब से जैसे इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये नेट फोर्सेस जो है ये कन्वर्ट हो जाती हैं सेंट्रिपेटल फोर्स में। तो हमारे फॉर्मूला के अंदर अगर हम देखें ये मास जो है इस ऑब्जेक्ट का जो है मास है ये आपके पास m है और मैं जिस हिसाब से इसको घुमा रहा हूँ, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास v है। और ऑब्वियसली जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, जो मेरा सपोर्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां तक का फासला क्या कहलाता है, दैट इज r डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लें कि ये कोई सर्कल का सेंटर है और जिसमें ये घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये आपके पास लाजमी सी बात है इस सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है, जहां से हमने इसको फिक्स किया हुआ है। इस सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, जो गोल गोल घूम रहा है, तो ये इसका पॉइंट है। तो यहां से लेके यहां तक का फासला जो है r कहलाता है। इसका मतलब ये सेंट्रिपेटल फोर्स मेनली स्टूडेंट्स किन पे डिपेंड करती है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी जिससे ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और इसका जो फासला जो सेंटर से है इसका। आप देखें दो आपके पास जो पैरामीटर है सेंट्रिपेटल फोर्स के, वो आपके पास न्यूमरेटर है मास और वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि मास और वेलोसिटी की सेंट्रिपेटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंबाइनली अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं, ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज Fc is directly proportional to mass, that is equation 1। mass का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एक छोटा mass है एक बड़ा mass है, क्या दोनों masses के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स सेम रहेगी? The answer is no। Obviously जितना बड़ा mass होता है स्टूडेंट्स, आप अगर न्यूटन सेकंड लॉ पे जाएं वापस, तो हमें यहां से एक और एक्सप्रेशन मिलता है, acceleration is inversely proportional to m। For a bigger mass, small acceleration is produced। Okay, for a bigger mass, जितना mass बड़ा होता जाता है उस ऑब्जेक्ट पे जो है acceleration कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उस पे आपको लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है acceleration प्रोड्यूस करने के लिए। तो due to heavy mass, it is hard for us to displace that object from one place to other। Clear? That's why small acceleration is produced for higher masses। सिमिलरली आपने ये देखा कि जब मास जो है वो स्मॉल हो तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू प्रोड्यूस लार्ज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हायर मासेस के लिए जैसा कि ये है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आपके पास सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये वाला, ठीक है, ये स्मॉल होगा, यानी इस जब ये स्मॉल होगा तो सेंट्रिपेटल फोर्स भी क्या होगी, क्या होगी, स्मॉल होगी। इसी हिसाब से जो आपके पास लेटर मास है, दैट वन स्टूडेंट्स सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इसके लिए लार्ज होगा, बिकॉज वेरी इजी टू डिस्प्लेस टू रोटेट दैट ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए इजी है डिस्प्लेस करना, तो इसमें एक्सेलरेशन लार्ज प्रोड्यूस, सेंट्रिपेटल फोर्स भी क्या होगी, लार्ज होगी। सो फॉर हायर मासेस के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास डायरेक्टली ज्यादा सेंट्रिपेटल फोर्स आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, ज्यादा लगाना पड़ता है। इस हिसाब से स्मॉलर मैसेज के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो आपको कम लगाना पड़ता है, ठीक है, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ अगर देखा जाए, वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट्स v स्क्वायर में इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 1 टाइम या 2 टाइम बढ़ाते हैं तो उसकी सेंट्रिपेटल फोर्स 4 टाइम बढ़ती है। हाउ इज दैट? अगर मैं देखना चाहूं कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने की जो स्पीड है वो 2 दफा बढ़ा दूं तो रिजल्ट विल 4, यानी उसकी जो सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 टाइम बढ़ेगी। इस हिसाब से अगर मैं स्क्वायर का फायदा उठाते हुए 4 टाइम बढ़ाता हूं तो उसकी सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू 16 टाइम बढ़ेगी,
क्लियर, वेलोसिटी का स्क्वायर कंपोनेंट है आपके पास, यानी हम इसको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। पहले आपने इसको स्लो घुमाया, ठीक है, ऐसे, फिर आपने थोड़ा सा इसकी स्पीड और तेज की, लुक एट दैट, और ज्यादा तेज हुई। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ाते हैं ये स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। फॉर इसके साथ इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आपके पास थर्ड कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, ये सेकंड था, थर्ड कंपोनेंट आपके पास रेडियस, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर आप सेंटर से लेके सर्कुलर मोशन जहां हो रहा है जिस पॉइंट पे, तो वहां से लेके सेंटर तक का जो फासला है वो ज्यादा लोगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। रेडियस जो है वो जितना कम होगा सेंटर से, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस जो है वो जितना कम होगा सेंटर से, उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितना ज्यादा होगा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहां से आपको इनवर्स रिलेशन, ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये वैल्यू उतनी कम होगी, और ये वैल्यू जितनी कम होगी, ये रेडियस जितना कम होगा सेंटर से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां सब न्यूटन सेकंड लॉ का जिक्र कर रहे हैं, आपको न्यूटन थर्ड लॉ भी फिर याद आ गया होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन that are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है, मूव करता है, तो उसको एक फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है और उसको कीप एनसाइड रखती है कि वो सर्कल में मूव करता रहे। तो कोई ऐसी रिएक्शनल फोर्स भी तो चाहिए हमें जो इस एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन कर सके, इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऑपोजिट। मतलब ये हुआ कि ऐसी फोर्स भी तो चाहिए कि जो इस मैच को हर जगह, ठीक है, जो एक फोर्स इसको इनसाइड रख रही है, इसी की इक्वल मैग्नीट्यूड में एक फोर्स आउटसाइड इसको खींचे। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फोर्स है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगती है और इसके मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होती है, यानी बिल्कुल उतनी ही लगती है इसमें आउटसाइड की जानिब जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को इनसाइड रखती है, बट डायरेक्शन में ऑपोजिट। सेंट्रीपिटल फोर्स कीप ऑब्जेक्ट इनसाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कीप ऑब्जेक्ट आउटसाइड। जिसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी तो बे होना चाहिए ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन, या एक्शन क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप दैट ऑब्जेक्ट टू मूव इनसाइड द सर्कल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। So for that action there is a reaction that is centrifugal force that are equal in magnitude, बिल्कुल इस के मैग्नीट्यूड के बराबर but opposite in direction, ठीक है। So these forces keep balance each other, the object is successfully move in a circle। ये forces balance होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके पास इस बैलेंस ना होती तो हमने जो स्टोन बांध रखा है क्लैड के साथ, हो सकता है कि अनबैलेंसिंग की वजह से कभी बाहर निकल जाए। तो आखिर दो फोर्स, बैलेंस फोर्सेस ही तो हैं जो इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा के रखती हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा के रखती हैं। सो दीज टू बैलेंस फोर्सेस, द वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स that keep object outside, so they are balance each other according to न्यूटन थर्ड लॉ। सो आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर टू बैलेंसिंग फोर्सेस होती है जो इसको कीप एनसाइड रखती हैं। फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है, किसी सिस्टम की जो नेट फोर्स होती है स्टूडेंट्स, वो बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एज सच कोई फोर्स की टाइप नहीं है, फोर्स नहीं है, बल्कि ये वही फोर्स है जो आप जानते हैं, और इस सिस्टम की वो फोर्सेज या नेट फोर्सेज बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को कीप रखती है इनसाइड इन अ सर्कल। फिर लास्ट एग्जांपल आपको ये भी दी जा सकती है, जैसा कि हम इसको मिटाते हैं ताकि आपको वो एग्जांपल दी जा सके। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्लस का चार्ज और उसके शेल्स या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन प्लस के चार्ज में और इस माइनस के, चूंकि
प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज की तरफ खींचता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन को कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल्स या स्फेरिकल ऑर्बिट में बांधे रखे हुए कि गोल घूमता रहे? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एज सच इज नॉट अ फोर्स, बल्कि जो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम है दैट बिकम्स, या वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे सामने आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो नेट फोर्सेस होती हैं वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर सामने आती है। जैसे इस टायर मैश के अंदर से सामने आई, ठीक है, इसका टेंशन सामने आया, टेंशन जो है प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है, वो बाद में एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है जो मून को अर्थ के लिए रिवॉल्व कराती है। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे सामने आती है। ये था सेंट्रीपिटल फोर्स। होप सो यू एंजॉय दैट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।